बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड डिस्कस द राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, डेफिनेशन बतानी है और एसेंशियल्स बताने की, क्या क्या एसेंशियल्स और क्या डेफिनेशन है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की, और उसके जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके राइट्स बताने हैं। ठीक है, तो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज अ सिग्निफिकेंट लीगल प्रिंसिपल एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अ पार्टी फ्रॉम पोटेंशियल लॉस। ठीक है, जो इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत, ये एक सिग्निफिकेंट लीगल प्रिंसिपल है जिसका एम होता है कि पार्टी को प्रोटेक्ट करना पोटेंशियल लॉस से, जो भी उससे आगे लॉस हो सकते हैं उससे रोकना। इट अप्लाइज इन सिचुएशंस वेयर वन पार्टी द indemnifier promises to safeguard another party the indemnity holder from loss। ठीक है, ये अप्लाई होता है उस सिचुएशन में जहाँ पे एक पार्टी इंडेमनीफायर इंडेमनीफायर वो होता है जो प्रॉमिस करता है कि दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये प्रॉमिस करता है तो सेफ गार्ड करने के लिए दूसरी पार्टी को, जो दूसरी पार्टी जिसे वो प्रॉमिस करता है उसे होल्डर कहते हैं, इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम द लॉस। ठीक है, दूसरी पार्टी को सेफ गार्ड करने के लिए प्रॉमिस करता है उसके लॉसेस से। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ ग्राउंडेड इन प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, गुड फेथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उस प्रिंसिपल के ग्राउंड पे, ठीक है, ये उस ग्राउंड पे रहता है। ठीक है, उन ग्राउंड पे किया कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसका ये जो ग्राउंड है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट, कि आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, बढ़िया फेथ होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट, गुड फेथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के उस पर। एज पर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अनदर फ्रॉम लॉस caused by the conduct of the promiser or any other person is termed a contract of indemnity। ठीक है, सेक्शन 124 में जो लिखा हुआ है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है सेव करने की दूसरे को, किस चीज़ से सेव करने की, वो लॉसेस जो कि प्रोमिसर्स के द्वारा किए गए हैं या किसी दूसरे पर्सन्स के द्वारा, जो उनसे रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी। ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो इंडेमनीफाई करेगा बी को फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स दैट सी में इनिशिएट अगेंस्ट बी। ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, बी को कंपनसेट करेगा उस प्रोसीडिंग्स में जो भी वो सी के अगेंस्ट करेगा। ठीक है, सी में इनिशिएट अगेंस्ट बी प्रोसीडिंग्स दैट सी इंडेमनीफाई बी में इनिशिएट अगेंस्ट बी कंसर्निंग ए सम ऑफ रुपीज़ 200 रुपीज़ के, जो भी 200 रुपीज़ के अगेंस्ट 200 रुपये तक का है। दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। ठीक है, तो टिपिकली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, टिपिकली जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर्टिकुलरली फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है टिपिकली, जैसे कि जो फायर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, फायर के इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो भी एक तरीके का इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन इंडियन लॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ डिफाइंड मोर नैरोली कंपेयर टू इंग्लिश लॉ। ठीक है, इंडियन लॉ में जो इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही नैरो तरीके से डिफ़ाइन किया गया है जितना कि इंग्लिश लॉ में है। इंग्लिश लॉ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया गया, बट इंडियन लॉ में थोड़ा और नैरो तरीके से डिफाइन किया गया। इंडियन लॉ ओनली रिकॉग्नाइजेस इंडेमनिटी अराइजेस फ्रॉम ए प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस कॉज्ड बाय द इंडेमनीफायर और पर्सन्स कंडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या था, इंडियन लॉ खाली रिकॉग्नाइज करता है उस इंडेमनिटी को जो कि अराइज होती है एक प्रॉमिस से, ताकि प्रोटेक्ट करेगा उन लॉस से जो कि
इंडेमनीफायर के द्वारा होंगे दूसरे पर्सन्स के कंडक्ट के कारण, ठीक है। इट डज नॉट कवर लॉसेस कॉज बाय इवेंट्स और एक्सीडेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट और लाइबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम एक्शंस टेकन बाय द इंडेमनिटी होल्डर एट द इंडेमनीफायर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। ये कवर नहीं करता उन लॉसेस को जो कि होते हैं उन इवेंट्स एक्सीडेंट्स के द्वारा इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट से। वो जो लाइबिलिटी जो अराइज होती है उन एक्शंस के द्वारा जो इंडेमनिटी होल्डर ने लिए हैं, इंडेमनिटी होल्डर ने लिए, या मेनली इसमें ज़्यादातर वही है कि जो इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस कर रहा है उसी की वजह से जितने होंगे उन लॉसेस को ज़्यादातर कवर करेगा, और बाकी उसके इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर बाकी उनके वो उन एक्शंस के लिए लायबल नहीं होगा जो होल्डर ने अपने आप से लिए होंगे या अपने कोई रिक्वेस्ट करी होगी, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के जो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर आते हैं। प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज, सबसे पहले दो पार्टीज होनी चाहिए। एक इंडेमनीफायर, द पार्टी प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस, वो पार्टी जो प्रॉमिस कर रही है कि प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट लॉस। इंडेमनिटी होल्डर, एक इंडेमनिटी होल्डर होना चाहिए। द पार्टी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस, वो पार्टी जो प्रोटेक्ट करेगी लॉस से, इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। फिर प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस, और प्रॉमिस होना चाहिए पार्टी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस, इंडेमनिटी होल्डर वो पार्टी जो प्रोटेक्ट होगी लॉस से। प्रॉमिसेस टू सेव फ्रॉम लॉस, प्रॉमिस होना चाहिए कि सेव किया जाएगा लॉसेस से। देयर मस्ट बी अ क्लियर प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू प्रोटेक्ट द अदर फ्रॉम लॉस और लाइबिलिटी। दिस प्रॉमिस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, रिटर्न और ओरल, ठीक है। प्रॉमिस किया जाएगा, सेव प्रॉमिस किया जा रहा है कि इसे सेव किया जाएगा लॉसेस से। देयर मस्ट बी अ क्लियर प्रॉमिस, एक क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए एक पार्टी के द्वारा कि प्रोटेक्ट करेगा दूसरे को लॉस से और लाइबिलिटी से। ये प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, रिटर्न या ओरल भी हो सकता है। लॉस और लाइबिलिटी, लॉस और लाइबिलिटी, द कॉन्ट्रैक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल और एक्चुअल लॉस विच में अराइज फ्रॉम एक्शंस ऑफ द थर्ड पार्टी, ठीक है, और लॉफुल एक्शंस ऑफ द इंडेमनीफायर, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एम करता है कि प्रोटेक्ट किया जाएगा पोटेंशियल या एक्चुअल लॉस से जो कि अराइज हो सकते हैं थर्ड पार्टी के एक्शन से या फिर लॉफुल इंडेमनीफायर के लॉफुल एक्शन से, ठीक है। इंडेमनीफायर कौन होता है? कोई प्रॉमिसर होता है, प्रॉमिस करता है दूसरे के उससे, ठीक है। लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लाइक ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इट मस्ट बी इंक्लूड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सभी कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेंट पार्टीज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कि इसमें ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। लॉस मस्ट बी लीगल, ठीक है, लीगल काम होना चाहिए, ठीक है। इंडेमनिटी इज़ ओनली अवेलेबल फॉर लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम लॉफुल कॉजेज, इंडेमनिटी उन्हीं के लिए मिलेगी, उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो वो लॉसेस अराइज होते हैं लॉफुल कॉजेज से। लॉसेस कॉज बाय इलीगल एक्ट्स आर नॉट इंडेमनीफाइबल, ठीक है। लॉसेस अगर हो रहे हैं इलीगल एक्ट से तो वो इंडेमनीफाइबल नहीं है, ठीक है। अगर आपका इलीगल एक्ट हो रहा है तो इंडेमनीफाइबल नहीं है, उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं करी जाएगी। प्रोटेक्टिव इंटेंट होना चाहिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड preemptive protection to the indemnity holder against potential financial, legal or other losses, not merely compensation after the loss, ठीक है। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होता है प्रोवाइड करने का प्रीएम्प्टिव प्रोटेक्शन दी जाएगी इंडेमनीफायर होल्डर्स को अगेंस्ट पोटेंशियल फाइनेंशियल, इलीगल, लीगल या दूसरे लॉसेस को। खाली कंपनसेशन लॉस से नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेस और एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस या एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जहाँ पे सेक्शन 124 डिफाइन करता है एक्सप्रेस इंडेमनिटी को, कोर्ट्स रिकॉग्नाइज करता है एम्प्लाइड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि वो तब होती जब एक पार्टी डायरेक्ट करती दूसरे को कि वो कोई एक्ट परफॉर्म करे। केस लॉ सपोर्टिंग इंडेमनिटी, वो केस लॉ जो इंडेमनिटी को सपोर्ट करें, ठीक है। तो इसके एसेंशियल्स क्या क्या थे अपने, ठीक है, कि दो पार्टीज प्रेजेंट होनी चाहिए, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर, प्रॉमिस टू सेव लॉ फ्रॉम लॉस, एक प्रॉमिस होना चाहिए कि लॉस से प्रोटेक्ट किया जाएगा,
ठीक है, सेव किया जाएगा। और लॉस ऑफ लायबिलिटी, और उसके जो भी लॉस होते हैं वो देखे जाएंगे। और लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट्स होना चाहिए, लीगल होना चाहिए लॉस, और प्री प्रोटेक्टिव इंटेंट होना चाहिए, और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। केस लॉस देख रहे हैं, एडम्सन्स वर्सेस चार्विस 1827। इसमें क्या था, जो प्लेंटिफ था एक्टिंग अगेंस्ट ऑन द डिफेंडेंट इंस्ट्रक्शन, ये एक्ट कर रहा था डिफेंडेंट के इंस्ट्रक्शंस से एक्ट कर रहा था। ऑक्शन सर्टेन एटल, उसने कुछ जो पालतू जानवर थे उसको ऑक्शन करा था, बोली लगवाई थी। द टू ओनर लेटर स्यूड द प्लेंटिफ, टू ओनर ने लेटर उस पर स्यू कर दिया प्लेंटिफ पे, और रिकवर किए डैमेजेस। प्लेंटिफ सॉट इंडेमनिटी फ्रॉम द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ ने इंडेमनिटी मांगी डिफेंडेंट से, ठीक है। कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ पर्सन एक्ट्स ऑन अनदर इंस्ट्रक्शन एंड सफर्स अ लॉस दे आर एंटायरली टू इंडेमनिटी, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन जब एक्ट कर रहा है इन इंस्ट्रक्शंस, दूसरे के इंस्ट्रक्शंस पे, और उसे कोई लॉस हो रहा है, तो वो एंटाइटल्ड है इंडेमनिटी के लिए। दिस डिसीजन अलाइंस विद सेक्शन 124 इन्फोर्सिंग द इंडेमनिटी कॉन्सेप्ट, ये जो डिसीजन था ये अलाइन करता है सेक्शन 124 से, और री इन्फोर्स करता है इंडेमनिटी के कॉन्सेप्ट को। फिर नेक्स्ट है शेफील्ड कॉरपोरेशन वर्सेस बार्कलेज, ठीक है। शेफील्ड कॉरपोरेशन बार्कलेज 1905 वर्सेस बार्कलेज 1905। ए बैंक इशूड शेयर सर्टिफिकेट्स टू अ पर्सन presenting for presenting forged documents the true owner later claimed the shares, causing the bank a loss. The courts ruled that a person who instructed the bank to act was liable to indemnify it. This decision supports the indemnity principles under section 124। एक बैंक इशू करता है शेयर के सर्टिफिकेट उस पर्सन को जो प्रेजेंट कर रहा है फोर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसने जाली डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, उनको सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, ठीक है। जो ट्रू ओनर बाद में उसे क्लेम करता है शेयर को कि कॉजिंग द बैंक लॉस, ठीक है, जिसके क्लेम करता हूँ शेयर को तो बैंक ने लॉस कर दिया, ठीक है। द कोर्ट इसमें रूल करता है एक पर्सन को और इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि वो लायबल है इंडेमनीफाई करने के लिए उसको। ये डिसीजन सपोर्ट करता है इंडेमनिटी प्रिंसिपल को अंडर सेक्शन 124, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, डगडेल वर्सेस लोवरिंग। पार्टी ए हेल्ड पोजेशन ऑफ ट्रक्स डिस्प्यूट्स बाय पार्टीज बी एंड सी। बी इंस्ट्रक्टेड ए टू ट्रांसफर द ट्रक क्लेमिंग लीगल ओनरशिप, बट ए डिमांडेड इंडेमनिटी, ठीक है। पार्टी ए के पास पोजेशन है ट्रक का, डिस्प्यूटेड बाय पार्टीज बी एंड सी, ठीक है, और बी और सी के द्वारा उसमें जो है डिस्प्यूट है। बी इंस्ट्रक्ट करता है ए को कि वो ट्रांसफ़र कर दे ट्रक को, और क्लेम करता है ओनरशिप, लेकिन ए डिमांड करता है इंडेमनिटी। डिमांड करता है। डिस्पाइट नो फॉर्मल इंडेमनिटी एग्रीमेंट, बी रिपीटेडली डायरेक्टेड ए टू ट्रांसफ़र द ट्रक, ठीक है, और उसने कोई फॉर्मल इंडेमनिटी एग्रीमेंट नहीं किया। बी दोबारा बोलता है ए को कि वो ट्रांसफ़र कर दे ट्रक को, और उसको धमकाता है लीगल एक्शन के लिए और कन्वर्जन, ठीक है। ए कंप्लाई हो जाता है, लेकिन सी लेटर प्रूव करता है लीगल ओनरशिप। सी बाद में लीगल ओनरशिप प्रूव करता है एंड रिकवर करता है ट्रक वैल्यू फ्रॉम ए सिंस बी इंस्ट्रक्शन कॉस्ट ए लायबिलिटी, क्योंकि बी ने इंस्ट्रक्ट किया था तो ए की लायबिलिटी थी। बी वॉज हेल्ड लायबल टू इंडेमनीफाई ए, बी की लायबिलिटी थी कि वो इंडेमनीफाई करे ए को, डिस्पाइट नॉट एक्सप्लिसिटिंग एग्रीड टू डू सो, और क्योंकि इसके अलावा एग्री नहीं था वो करने के लिए। राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर सेक्शन 125 में कॉन्ट्रैक्ट है। अंडर सेक्शन 125 के में जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके फॉलोइंग राइट्स हैं अगेंस्ट इंडेमनीफायर व्हेन स्यूड, अगर इंडेमनीफायर के अगेंस्ट अगर उसे स्यू किया जाता है। क्लेम फॉर डैमेजेस, वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए। रिकवरी ऑफ रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, रीजनेबल कॉस्ट की रिकवरी कर सकता है। रिकवरी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ अमाउंट, तो उसका अमाउंट कॉम्प्रोमाइज़ है उसकी रिकवरी कर सकता है।
क्लेम फॉर डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है, इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम ऑल डैमेजेस देयर वर compelled to pay in any suit related to indemnity contract। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर क्लेम कर सकता है सभी डैमेजेस जो उसे कंपेल किए थे, जो कि कंपेल्ड था पे करने के लिए किसी भी सूट में जो कि रिलेटेड था इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट से। रिकवरी ऑफ रीजनेबल कॉस्ट, वो रिकवर करेगा रीजनेबल कॉस्ट। इंडेमनिटी होल्डर एंटाइटल्ड था कि रिकवर करे सभी रीजनेबल कॉस्ट जो कि इंकर्ड करता है एक डिफेंडिंग अ क्लेम, डिफेंड करने के लिए क्लेम को प्रोवाइड करता है कि एक्टेड प्रूडेंटली, कि वो एक्ट करेगा प्रूडेंटली, क्योंकि जैसे कि रीजनेबल पर्सन करता है। अनरीजनेबल एक्सपेंसेस क्लेम नहीं किया जा सकते। रिकवरी ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज अमाउंट, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज अमाउंट की रिकवरी। इंडेमनिटी होल्डर में सेटल ए क्लेम ऑन द बेस्ट पॉसिबल टर्म्स, इंडेमनिटी होल्डर सेटल कर सकता है क्लेम बेस्ट पॉसिबल टर्म पे, एंड देन क्लेम ऑल, और बाद में क्लेम कर सकता है सभी अमाउंट जो पेड हुए हों सेटलमेंट के अंडर इंडेमनीफायर से, और वो किस पे बेस है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट से। These principles and rights ensure that the indemnity holder is adequately protected from the losses arising from the indemnifier's or another person's conduct as outlined in the Indian Contract Act 1872। ये प्रिंसिपल्स और राइट्स इंश्योर करते हैं इंडेमनिटी होल्डर को कि वो एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड होंगे लॉसेस से जो कि अराइज हो रहे हैं इंडेमनीफायर्स के द्वारा या दूसरे पर्सन्स कंडक्ट के द्वारा जो आउटलाइन किए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में। थैंक यू।